हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ फाइनेंस। तो देखते हैं कि ओवरव्यू ऑफ फाइनेंस हम आज कर रहे हैं। इस पूरे टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो ओवरव्यू ऑफ फाइनेंस को हम क्लियर करें आज। व्हाट इज़ फाइनेंस? तो फाइनेंस देखते हैं, इसका पहले स्टेज है एट द माइक्रो लेवल। दो स्टेज होते हैं, आपको वो आगे देखते हैं। वो दो स्टेज क्या है? फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल के ऊपर हम जो फाइनेंस को देख रहे थे वो जस्ट इंस्टीट्यूशंस के फाइनेंस को देख रहे होते हैं और अपने फाइनेंशियल मार्केट को देख रहे होते हैं, जिसमें हमारे स्टॉक आ जाती हैं। तो ये हमारे पास क्या है? मैक्रो लेवल है। वो ऑपरेट कैसे करती हैं फाइनेंशियल सिस्टम इन दी बोथ पाकिस्तानी एंड ग्लोबल इकनॉमी। पाकिस्तान हो या विद इन कंट्री हो या इंडिया हो, मिसाल इंडिया एक कंट्री है तो वो उसके अंदर जो अपने देख रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल मार्केट्स को देख रहा है, तो वो उसके मैक्रो लेवल पे आ जाती हैं, चाहे वो अपने विद इन कंट्री देख रहा है और इन द ग्लोबल इकनॉमी देख रहा है। सेकेंड स्टेज हमारे पास है एट दी माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल एक की छोटे लेवल पे होती है। छोटे लेवल मीन्स छोटे लेवल पे हम इस तरह कह सकते हैं कि हम विद इन दी बिजनेस इसको हम देख रहे होते हैं अपने फाइनेंशियल। इसमें क्या होती है? फाइनेंशियल स्टडी ऑफ दी फाइनेंशियल प्लानिंग। जब इसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, एसेट्स मैनेजमेंट करते हैं, अपने एसेट्स को मैनेज कर रहे होते हैं, एंड फंड राइजिंग कर रहे होते हैं अपने किसी भी बिजनेस के लिए। कोई भी बिजनेस हो, आप लीगल बिजनेस हो तो उसके लिए हम ये तीन चीज़ें कर रहे होते हैं। एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपने बिजनेस के लिए, और दूसरा हमारे पास एसेट मैनेजमेंट करते हैं एंड फंड राइजिंग करते हैं अपने बिजनेस के लिए। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, कि बैंक होती है या हमारे पास इंश्योरेंस होते हैं, तो उसको हम क्या, ये हमारे पास इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके लिए हम तीन चीज़ें करते हैं: फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट मैनेजमेंट एंड फंड राइजिंग फॉर द बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये हमारे किस लेवल पे आते हैं? माइक्रो लेवल पे। उसके बाद हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब इन द ब्रीफ यूजिंग द फॉलोइंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसको हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हमें वो डिस्क्राइब करेगा। तो व्हाट इज़ फाइनेंस के जो हमारे पास ये बैलेंस शीट दी हुई है, ये हमें क्या दिखा रही है? हमें पूरा एक जो है हमें फाइनेंशियल सिस्टम समझाएगी ये बैलेंस शीट किस तरह वर्क करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस पूरी बैलेंस शीट को मैक्रो इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं, जो हमारे पास डेली यूजेस के लिए जो हमारे पास जो कैश होता है, इन्वेंट्री होती है, अकाउंट रिसीवर होते हैं, हम इसको क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल है, जो डेली बेसिस पे हमारे जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए काम आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फिक्स एसेट। उन बहुत दोनों को मिला के हमारे पास ये क्या आ जाती हैं? हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन आ जाते हैं कि हम जो टोटल एसेट हैं तो हम कहाँ कहाँ पे हमें इनको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये जो है हमारे पास फिक्स एसेट से जो ये जो लाइन है हमारे पास किस चीज़ में आ जाती है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आ जाती है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल आ जाता है। ये दोनों जो हमारे पास हैं एसेट्स और लाइबिलिटी एंड इक्विटी, जो हमारे पास करंट लाइबिलिटी एंड करंट ऐसे, ये हमारे दोनों क्या होते हैं? हमारे पास जो हैं ये दोनों चीज़ें, सॉरी सही है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास जो करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, इसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास वर्किंग कैपिटल होते हैं, जिसमें हम करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल आ जाते हैं। तो फाइनेंशियल और ये जो बोथ जो है हमारे पास जो फिक्स एसेट्स हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ जो हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, इससे हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं फ्यूचर के लिए। तो आगे देखते हैं। आगे हमारे पास ये कंटिन्यू है। A well-developed financial system is the hallmark, the characteristics, brain, and essential characteristic of any modern developed nation. ठीक है। The financial market and financial intermediaries and institutions such as a bank, building society, cooperative, and unit trust company that hold fund for the lender in the order to make loan to borrower. The financial management are the important component. Financial management are the important component. Financial market and the financial intermediaries facilitate the flow of the fund from the borrower to savers. सही है। तो आगे हम देखते हैं इसको। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द efficient use of the financial resource in the production of the good market and recruiting attraction. एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस क्या हमारे पास है?
तीन एरिया हैं मेरे पास स्पेशलाइजेशन इन द फाइनेंस। जब हम कोई पीएचडी या हम एमएस कर रहे होते हैं उसमें हमें तो स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं। मेरे पास एक तो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जिसका हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, मार्केट ऑफ द यूजर्स एंड सेवर ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल सर्विस होती है हमारे पास जिसमें डिज़ाइन एंड डिलीवरी ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइस एंड प्रोडक्ट्स टू द इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स, होम, फॉर एग्जाम्पल होम लाइक होम एंड व्हीकल स्टडीज़। उसके बाद हमें मैनेजर फाइनेंस के अंदर हम अपना स्पेशलाइजेशन एरिया इन द फाइनेंस ढूंढ सकते हैं जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंसर्न विद द प्लानिंग, एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग द फंड फॉर द अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं इस प्रोसेस को चाहे विद द प्लानिंग ऑफ एक्वायरिंग, प्लानिंग कर सकते हैं किसी फॉर्म को या किसी बिजनेस को हम एक्वायर कर सकते हैं, यूटिलाइजिंग द फंड फॉर द अचीविंग द, और हम उस फंड को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं तो अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, अल्टीमेट गोल जो होते हैं हमारे पास, जो ऑलरेडी गोल बने होते हैं जिसको हम विजन या मिशन कहते हैं, तो उनको अचीव करने के लिए हम ये सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है एज ए फाइनेंस स्टूडेंट, तो आप फाइनेंशियल एनालिसिस बन सकते हैं, कैपिटल बजटिंग मैनेजर बन सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, एंड कैश मैनेजर बन सकते हैं, क्रेडिट एनालिटिक आर मैनेजर बन सकते हैं, आप पेंशन फंड मैनेजर बन सकते हैं। आप ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी थी जिसमें आप अपना जो है अपनी जो है जॉब भी ढूंढ सकते हैं। बेसिक फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिक 3 फॉर्म आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के हमारे पास बिजनेस की फॉर्म होती हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप होती है जो ऑन बाय द वन पर्सन, ऑपरेट फॉर द पर्सनल प्रॉफिट, ये एक सिंगल पर्सन जो है उसको रन कर रहा होता है। ऑपरेट फॉर द पर्सनल प्रॉफिट, आप अपने रोज़मर्रा के खर्च ज़िंदगी गुजारने के लिए जो आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, एक सिंगल पर्सन आप रोज़ जाके उस पर बैठते हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाता है जिसमें। और सेकेंड हमारे पास होता है पार्टनरशिप, owned by 2 or more people, operate for the joint profit। फर्स्ट क्या था, सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट के लिए आप बैठोगे, आप इसका प्रॉफिट उठाओगे। दूसरा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एक के नहीं 2 से शुरू होती है, 2 या उससे ज़्यादा बंदे हों, ऑपरेट फॉर द जॉइंट प्रॉफिट, आप अपना शेयर रखें, 2 बंदे हैं, किसी का 60% शेयर हो, किसी का 40 या किसी का 50% शेयर हो, जो भी हो, तो आप क्या करेंगे, ये आपके लिए जॉइंट प्रॉफिट है, इसको हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। उसके बाद लास्ट आ जाता है कॉर्पोरेशन, द लीगल एंटिटी ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स, ऑपरेट फॉर द जॉइंट प्रॉफिट। ये एक लीगल एंटिटी है और इसको ऑन करते हैं, ऑन बाय द इंडिविजुअल्स। इसके मतलब इसके आपको डिफरेंट ऑफ शेयर्स होते हैं। आप इसमें जो है आप लाखों करोड़ों तक शेयर हो सकते हैं, जो हर शेयर का एक ऑनर होता है। और ये ऑपरेट फॉर द जॉइंट प्रॉफिट, ये जॉइंट प्रॉफिट आप जो है डिविडेंड पे काम करती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, लो ऑर्गेनाइजेशनल कॉस्ट, इसका आप बिल्कुल सिंपल 20,000 10,000 से भी खोल सकते हैं। इनकम टैक्स 1 एज अ पर्सन इनकम, जब आप अपनी जो इनकम मिलेगी आप सिर्फ 1 टाइम आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंडिपेंडेंसी, आपकी मर्ज़ी है, खोलो ना खोलो, जाओ ना जाओ, आपकी मर्ज़ी है, रोज़ जाओगे तो रोज़ प्रॉफिट मिलेगा, नहीं खोलेंगे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सीक्रेसी होती है इसमें, इजी आउट डिसोल्यूशन होती है इसकी, आप जब चाहें उस पर उस बिज़नेस को ख़त्म करके चले जाएं, कोई और बिज़नेस कर लें, आपकी मर्ज़ी है। इसमें जो वीकनेस है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जब आपके ऊपर उस बिज़नेस का लोन आ जाता है या आप किसी से बारो करते हैं तो उसका जो लायबिलिटी है उसको फुल आपको पे करना पड़ेगा किसी और, आप यहाँ तक कि आप अपने घर के सामान बेचकर जेवर बेच के भी उसको पे करना पड़ेगा। लिमिटेड फंडिंग होती है आपके पास, इतने ज़्यादा फंड नहीं होते आपके पास, 10,000 20,000 लाख 2 लाख जितने हो सकते हैं आपके पास वो होंगे, इससे ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं होंगे, या आप ज़्यादा बारो कर सकते हैं, लिमिटेड होती है आपके पास, सही है। तो आप इससे कोई बड़ा जो है ना, आप कोई बड़ा यूनिट नहीं लगा सकते। प्रॉपर्टर मस्ट बी ऑल डिफ़िकल्ट डेवलप्ड स्टाफ, कैरियर अपॉर्चुनिटी, इसमें जो है आप जो है स्टाफ डिफ़िकल्ट होता है इसको डेवलप करना अपना, और कैरियर अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर कम होती है, एक टाइम तक चलता है, उसके बाद वो बंदा जो है हो सकता है कि वो उसकी डेथ हो जाए तो वो भी जो है वो बिज़नेस आगे तक नहीं चलता। लेक ऑफ कंटिन्यूइंग ऑन द डेट ऑफ प्रॉपर्टी, जिससे मैंने आपको समझाया।
उसके बाद हमारे पार्टनरशिप जो है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। द इम्प्रूव फंड सोर्स, इम्प्रूव फंड सोर्स स्ट्रेंथ इसकी है कि आप इसके फंड सोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। दो या तीन चार पाँच छः पार्टनर होकर आप भी बहुत ज़्यादा फंड इसके अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। इंक्रीज मैनेजर टैलेंट कर सकते हैं आप इसके अंदर। दो तीन पार्टनरशिप है, उसमें से एक बंदा ऐसा है, दो बंदे ऐसे हैं जिसके अंदर मैनेजर टैलेंट है, वो उस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। दो कोई और काम कर सकते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, कोई प्रोडक्शन का अच्छा है, तो सारे मिलके एक अच्छा सा जो है बिज़नेस को रन कर सकते हैं। इनकम स्प्रेड बाय द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट टैक्स द पर्सनल इनकम। इसमें जो है आपका जो इनकम होगी पर्सनल, वो आपको टैक्स सिर्फ पर्सनल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। इसकी वीकनेस ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑल द पार्टनर्स, जो जितनी भी लिमिटेड लायबिलिटी इसके अंदर नहीं है, सारे पार्टनर को पूरी की पूरी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। इक्वल होती है इनके ऊपर लायबिलिटी, जितनी भी बिजनेस उसके ऊपर लायबिलिटी होगी सारे जो है पार्टनर मिल के उसको देंगे। अगर कोई पार्टनर भाग जाता है लेकिन उसमें से एक बंदा भी रह जाता है तो उस सारी लायबिलिटी उसको पे करनी पड़ेगी। पार्टनरशिप डिसॉल्व अपॉन द डेट ऑफ पार्टनर, इसके अंदर ये है कि आप पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है अगर कोई पार्टनर फौत हो जाता है। डिफ़िकल्ट टू लिक्विडेट आर द ट्रांसफ़र ऑनरशिप, इसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है इस बिज़नेस को। और द ट्रांसफ़र द ऑनरशिप, इसको ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र करना थोड़ी बहुत उसके अंदर मुश्किल आती है, ये इसकी एक वीकनेस है। काइंड ऑफ पार्टनर, हमारे पास जो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर हैं इसमें जनरल पार्टनर होते हैं, जो जनरल पार्टनर होते हैं। इसके बाद एक्टिव पार्टनर होते हैं, स्लिप पार्टनर्स होते हैं, स्पेशल पार्टनर हु लायबिलिटी इज लिमिटेड नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। स्पेशल पार्टनर वो होते हैं जिसके अंदर वो स्लिपिंग एज ए स्लिपिंग पार्टनर भी इसको कह सकते हैं हम। जो हमारे पास इसकी लिमिटेड लायबिलिटी फिक्स अमाउंट वो लेता है, आपको इन्वेस्ट तो करता है लेकिन जो है फिक्स जो हमें प्रॉफिट लेता है, तो वो जो हमारे पास स्पेशल पार्टनर होते हैं। अदर पार्टनर जो हमारे सीक्रेट पार्टनर होते हैं, नो मेंशन नेम पब्लिकली, जो हमारे जिसमें सीक्रेट पार्टनर वो होते हैं जिसका हम वो नहीं चाहता कि मेरा जो है नाम पब्लिकली आए, तो वो उसको हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। नॉमिनल पार्टनर लैंड हिज नेम फॉर द गुडविल एंड क्रिएट वर्थनेस फॉर द फर्म। नॉमिनल वो तो अगर किसी ऑलरेडी किसी का बिज़नेस आपने एक्वायर किया तो वो उसका नाम है उस बिज़नेस का, उसके ऊपर वो आपसे जो है वो हिस्सा मांग सकता है आपसे। उसके बाद हमारा कॉर्पोरेशन है, उसकी जो स्ट्रेंथ है ऑनर लायबिलिटी लिमिटेड, आपके जितने का शेयर आप खरीद करेंगे आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी होगी। लार्ज कैपिटलाइजेशन, आप बहुत ज़्यादा इसमें जो है पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, फाइनेंस जो फंड अरेंज कर सकते हैं। पॉसिबल ग्रेडिंग फंड आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑनरशिप रेडली ट्रांसफ़र, आप अपनी जो है आपके पास शेयर का एक जो है आपके पास एक शेयर होगा, आप किसी को वो बेच के आप अपने ऑनरशिप किसी को भी दे सकते हैं, उसमें उस कंपनी का कोई जो है लेना देना नहीं होता। इंडिपेंडेंट लाइफ, उसके अंदर लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, पार्टनर आते जाते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उससे उस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होती है, इसमें जो है हमारे पास ऑनर और जो हमारे पास जो मैनेजमेंट वो डिफरेंट होती है। आप अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट हायर करते हैं अपने बिज़नेस को रन कराने के लिए। उसमें भी हायर टैक्स रेट होता है, क्योंकि दो मरतबा आपको टैक्स देना है, एक तो कंपनी टैक्स देगी, ऊपर से आपको जब आपको डिविडेंड मिलेगा तो आप भी टैक्स देंगे। एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है बहुत बड़ी लार्ज साइज पे ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ग्रेटर गवर्नमेंट रेगुलेशन, हर गवर्नमेंट का रेगुलेशन उनको मानना पड़ता है। मेन पब्लिकली ट्रेड लेक सीक्रेसी, और जितने भी आपको जो है ट्रेड करनी पड़ेगी वो पब्लिकली करनी पड़ेगी, आपको अपने इनकम स्टेटमेंट में शो करनी पड़ेगी, और इसमें सीक्रेसी बहुत ज़्यादा कम होती है। पब्लिक, इसमें जो दो हमारे पास होती हैं कॉर्पोरेट होती हैं, एक पब्लिक कॉर्पोरेट होती है जैसे प्राइवेट कॉर्पोरेट होती है। कंपनी प्रोमोटर जो है होती हैं, कंपनी प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोफेशनल हु फॉर्म और द फ्लोट द कंपनी एज दियर प्रोफेशनल गेट कमीशन और द फिक्स अमाउंट ऑन द रजिस्टर्ड कंपनी। हमारे पास कंपनी प्रोमोटर होते हैं, वे प्रोफेशनल होते हैं, हमारे फिक्स अमाउंट पे हमारे पास जो होते हैं वो उनकी रजिस्टर्ड कम होती है, वो कमीशन लेते हैं अपने जो प्रोफेशनल्स होते हैं। ऑप्शनल होती है, इट्स टेक्स अप ऑप्शनल द गेट कमीशन ऑन द रजिस्ट्रेशन। प्रोमोटर्स होते हैं द पर्सन हु मेक ऑल इन्वेस्टिगेशन परसेप्शन एंड एग्रीमेंट ऑफ द इनकॉर्पोरेटिंग एज अ कंपनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है द फॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक कंपनी। फॉर्मेशन कैसी?
प्रोमोशन स्टेज, नंबर 1 स्टेज होता है प्रोमोशन स्टेज होता है, डिस्कवरी ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दूसरा स्टेज हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हमें डिस्कवर करना पड़ता है कि कौन सा बिजनेस उसकी अपॉर्चुनिटी इसमें और उसकी मार्केट है, किसी भी कंट्री या ग्लोबली मार्केट है, उस मार्केट को ढूंढना पड़ता है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन, उसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। ऐसे नहीं है कि कोई भी आए मुँह उठा के वो बिज़नेस शुरू करे, इस तरह नहीं होता। एसिबलिंग द डिफरेंट फैक्टर द मीन्स सिक्योर लाइसेंसिंग होती है, कॉपीराइट इफ़ नेसेसरी कॉपीराइट भी होते हैं, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आप करते हैं। कैपिटलाइजेशन आपको इकट्ठा करनी पड़ती हैं एज ए शेयर इशू करके, आप जो है डिफरेंट टाइप के शेयर्स होते हैं या आप लायबिलिटी ले सकते हैं। नंबर 2 स्टेज हमारे पास इसके अंदर है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या चीज़ आती हैं, आपको नेम कराना पड़ेगा, सिचुएशन क्या है इस बिज़नेस की, ऑब्जेक्ट क्या है, लायबिलिटी कितनी होगी, कैपिटल कितनी करेक्टेड ऑफ द कंपनी, उस कंपनी के जो है ये उसका नेम एज ए जो वो बिज़नेस करा होगा, नेम भी उसी जो है वो जो आप जो प्रोडक्ट के रिलेटेड नेम होंगे उसके, सही है, उसकी सिचुएशन के हिसाब से। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिटेल शेयर्स, आपके जो है शेयर्स की डिटेल होगी, इंटरनल रूल्स रेगुलेशन आपको लिखने पड़ेंगे कि आपके उस आपके मिशन विजन क्या है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको प्रॉक्सी लिखनी पड़ेगी। डू वर्क ऑन द बिहाफ द पीपल, और ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जितना भी काम करेंगे आप बिहाफ द पीपल करेंगे जो आपके शेयर होल्डर होंगे। नोटिस ऑफ द एड्रेस, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द रिसिप्टिंग चालान्स होगी। और उसके बाद आफ्टर दिस स्टेज प्राइवेट इससे विल बी स्टार्ट, प्राइवेट कंपनी जो है इस स्टेज के बाद स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, डिफरेंट शेयर्स की है, ये आप हम आगे देख लेंगे इसको। कंसाइनमेंट स्टेज होती है, सर्टिफिकेट ऑफ कंसाइनमेंट होता है। उसके बाद हमारे पास कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, एक ये जो चार्ट है, तो ये पूरा एक चार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक चार्ट होता है। स्टार्टिंग में हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं जो आपके लाल कलर के अंदर नज़र आ रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, इलेक्ट दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, सही है ना। वो हायर किसको करते हैं, सीईओ को हायर करते हैं। ये क्या होते हैं, इस कंपनी के क्या होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, सही है। वाइस प्रेसिडेंट होता है जो ह्यूमन रिसोर्स का होता है, वाइस प्रेसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगा। उसके बाद ये सारे मैनेजर। उसके बाद हमारे पास 2 और चीज़ें आ जाती हैं, ट्रेजरी और कंट्रोल। ट्रेजरी के अंदर हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजर होगा, क्रेडिट मैनेजर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर होगा। उसके नीचे जो होंगे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फंड राइजिंग मैनेजर होंगे, कैश मैनेजर होंगे, पेंशन एंड फंड मैनेजर होंगे, ये हमारे ट्रेजरी के अंदर। कंट्रोल के अंदर हमारे टैक्स मैनेजर होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर होंगे। ये कॉर्पोरेट के इंटरनल जो हमारे पास होता है अकाउंटिंग वगैरह होती है उनको कंट्रोल का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैनेजर और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजर होते हैं, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, चार्ट है ये। आप अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप किसी भी पेपर के अंदर जो है आप ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। तो डिफरेंट जो हमारे पास जो है हमारे हर कंट्री अपनी स्लैब्स बनी होती हैं, किसी भी कंट्री की अपनी से एक होती है कि अगर आपके पास 5 लाख हैं तो आपको इतना टैक्स रेट लगेगा, फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये एक चार्ट दिया हुआ, आगे देखते हैं इसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है। ये जो चार्ट है ना, तो ये डिफरेंट आपको हर ईयर आपको मिल जाता है अपने जो किसी भी जो भी मुल्क को उसकी जो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे होता है, तो आप वहाँ से देख कर, ये तो एक फर्जी है एक स्लाइड के हिसाब से, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। इनकम टैक्स एग्जाम्पल है, लीजा मिलर एंड बास्केट वंडर BW इज द कैलकुलेटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी मार्जिनल tax rate and the average tax rate for the fiscal year ending December 31. BW corporate taxable income for this fiscal is what 2050 25000। तो ये इसकी है, तो हम इसको देखते हैं ये किस स्लॉट के अंदर आती है। ये आती है हमारे पास 1,02,335,000। तो इसके बीच के अंदर तो हमारे पास इसका रेट क्या लगेगा, 39% इसके ऊपर लगेगा। तो देखते हैं इसके अंदर इसके आगे कैलकुलेशन दे रहा है हमारे पास। तो हमारे पास ये क्या हो गए, इनकम टैक्स के 22,250 मल्टीप्लाई 0.39, और इसके बाद हमारे पास 1 लाख -250। ओके, तो हमारे पास ये बचेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.39 से 5850,
उसको इसमें प्लस करेंगे तो 80,750 जो है डॉलर्स हमारे पास इसको इनकम टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। सही है, तो हम देख लेते हैं इसको। ये जो हमारे पास है 2250 जो है हमारा, इसके अंदर हमें इसमें जो है ऐड करना पड़ेगा। मार्जिनल टैक्स हम किस तरह, तो इक्वल टू 39 है, तो एवरेज टैक्स रेट हमारे पास ये निकला 8750, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 250 एवरेज निकालें तो 32.3% हमारा एवरेज टैक्स रेट है हमारा इस इनकम के ऊपर। तो ये मार्जिनल टैक्स रेट इस तरह निकलता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शन हो गया, फंक्शन क्या है ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस फंक्शन, तो सीईओ होता है, हमारा सीएफओ होता है जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, जो मेन होता है। उसके बाद ट्रेजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, फंड राइजिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, कैश एंड क्रेडिट मैनेजमेंट होती है इसके पास। उसके बाद कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने चार्ट करके देखा था ना, जो ट्रेजरी और कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है ट्रेजरी, तो कंट्रोल के अंदर क्या आ जाता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट, ये 3 अकाउंटिंग फॉर्म आ जाती हैं कंट्रोल वालों के पास, जो इंटरनल अकाउंटिंग करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डिसीजन मेकिंग में काम आती हैं, एंड डिफरेंट जो हमारे पास टैक्स वगैरह उसके अंदर काम आती हैं। द रिलेशनशिप टू द इकोनॉमिक्स, द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल द मार्जिनल एनालिसिस होता है। The financial decision should be made and action taken only when the added benefit exceed the added cost। तो इसका ये एक डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास रिलेशन द अकाउंटिंग कैश फ्लो के अंदर हमारे पास है द एक्रूअल बेसिस ऑर्गेनाइज सेल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मेक सेल एट द टाइम ऑफ सेल। और 2 टाइप ऑफ कैश फ्लोज होते हैं, एक जो अकाउंटिंग होती हैं वो एक होती है एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस, एक्रूअल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस दे एज दे अकर। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल व्यू। अकाउंटिंग व्यू होता है हमारा एक्रूअल बेसिस होता है, और फाइनेंशियल व्यू हमारा कैश बेसिस होता है। इनकम स्टेटमेंट होती है, उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, पीक और इंक्रीज फॉर द 1 ईयर एंड वगैरह। तो इसमें हमारे पास सेल्स होती है, सेल्स माइनस हम करते हैं कॉस्ट, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो हम करते हैं, नेट कैश फ्लो हमें आ जाती है। 2 डिफरेंस हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल व्यू के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजर की एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक बैलेंस शीट है जिसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, फाइनेंस एंड प्लानिंग हम करते हैं इसके अंदर। तो हमारे करंट एसेट्स फिक्स एसेट होते हैं हमारे पास। बैलेंस शीट के जरिए हम फाइनेंशियल मैनेजर की जो एक्टिविटी होती हैं इनके ज़रिए करता है, जिसमें करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसमें से क्या मिला के ये अपनी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। शुड फॉर्म मैक्सिमम प्रॉफिट, कॉर्पोरेट कॉमनली डिफाइंड प्रॉफिट इज द अर्निंग पर शेयर। जो कॉर्पोरेट जो कॉमनली जो डिफाइन करती है कि उसके अर्निंग पर शेयर क्या हुई है, तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट करते हैं कि हमारा अर्निंग पर शेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पड़ सके। मेयर ऑफ द टोटल अर्निंग डिविडेंड बाय द टोटल नंबर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो जितने टोटल नंबर डिविडेंड बाय द टोटल, जितने भी डिविडेंड पर शेयर के साथ, तो वो जितने भी शेयर उसने जो हैं सेल किए होते हैं मार्केट के, उसके साथ उसको हर पर शेयर के साथ उसको डिविडेंड डिवाइड करती है। और शुड फॉर्म मैक्सिमम शेयर होल्डर वेल्थ। Maximum shareholder wealth is a more comprehensive goal for the firm, its manager and employee. Okay, this can be explored through the economic value added and the focus on the stakeholders. What about stakeholders? The stakeholders including group they have direct economic link to the firm. जो वो एक स्टेक होल्डर आपको पता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेक होल्डर वो होते हैं जो किसी भी तरह जो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, जो हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास लिंक होते हैं विद इकोनॉमिक्स लिंक थी, और वो जो चीज़ें जो हमारे पास डायरेक्ट तो इकोनॉमिक्स से लिंक होती हैं, लेकिन इनडायरेक्ट हमारे पास फार्म या डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों बोथ आर दी स्टेक होल्डर, जो हमारे पास जिस कोई भी असर करे हमारे फॉर्म की वजह से। जिस तरह गवर्नमेंट आ जाती हैं, सप्लायर आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये सारे हमारे पास क्या हैं, स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर इंक्लूड नॉट ओनली ओनर्स बट आल्सो एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लाई एंड द क्रेडिटर्स, जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो उसका मेंटेनिंग पॉजिटिव स्टेक होल्डर रिलेशनशिप हेल्प लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। जो हमारे पास जो भी हमें मेंटेन करना है, पॉजिटिव रिलेशनशिप करना है हमारे पास स्टेक होल्डर, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वो हमें पर नुकसान देते हैं हमारे जो भी कंपनी है उसके, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट को हम नाराज़ कर देंगे तो वो रेगुलेशन हमारे लिए टाइट कर देगी, तो हम उसमें हम बिज़नेस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। इस तरह जो हमारे पास शेयर होते हैं, सप्लायर होते हैं, उसके साथ भी जो पॉजिटिव रिलेशनशिप रखने के हमें टाइम पे सप्लाई कर सकें।
इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स होते हैं हमारे पास, क्या है, एसेंस ऑफ द कंडक्ट द मोरल जजमेंट करना, ठीक है। हॉनेस्टी एंड ट्रस्टवर्थनेस, फेयर डीलिंग आर द फाउंडेशन ऑफ द सस्टेनेबिलिटी बिजनेस रिलेशनशिप विद द कस्टमर, विद द सप्लायर, विद द क्रेडिटर। एथिक्स जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास एथिक के अंडर सारी चीज़ें करनी चाहिए। वैसे भी हम अपने माशरे के अंदर हो या कंपनी के विद इन द कंपनी कल्चर हो, सारी चीज़ें विद इन द एथिक हो, कोई भी एथिक्स से बाहर कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। ये जितने भी हैं तो इन सब के साथ हो या हमारे माशरे के अंदर हो। एथिकल बिहेवियर इज अ नेसेसरी टू अचीव द गोल मैक्सिमम द शेयर होल्डर। अगर आप विद इन दी एथिक्स होंगे तो उसमें इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपके शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो आप मैक्सिमम कर सकते हैं, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल गोल ऑफ कंपनी क्या होते हैं, दो फाइनेंशियल गोल होते हैं। एक तो मैक्सिमम सेल होती है, मैक्सिमम द कैश फ्लो हमारे पास ज़्यादा हो, मैक्सिमम मार्केट शेयर हमारे पास हो, मैक्सिमम द प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉस्ट, मिनिमाइज द कॉस्ट हमारे पास होनी चाहिए, हम कम से कम कॉस्ट को कम रखें। मैक्सिमम द रिटर्न ऑन द सेल investment equity or ensure earning stability, achieving target goal for the sale, profit, market share or the returns। एजेंसी इशू हमारे पास आते हैं। एजेंसी इशू कब आते हैं इसको हम आगे देखते हैं। प्रिंसिपल एजेंट्स प्रॉब्लम हमारे जब आ जाते हैं, वेन एवर ओनरशिप इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनेजमेंट देयर एग्जिस्ट पोटेंशियल प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट। अब मैं इसमें हमारे एजेंसी प्लान दो चीज़ें होती हैं कि इसमें जो, क्योंकि हमारे पास कॉर्पोरेट सिस्टम है, कॉर्पोरेट सिस्टम जो है उसके अंदर ये दो चीज़ें होती हैं कि ऑनर और जो मैनेजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। जिस तरह सोल प्रॉपर्टी ऑनर भी होती है तो जो है हमारे पास मैनेजमेंट भी है, इस तरह पार्टनरशिप में इस तरह होता है। लेकिन यहाँ पर कॉर्पोरेट के अंदर मैनेजमेंट अलग होती है, जो होती है ऑनरशिप वो अलग होती है। तो वो मैनेजमेंट होती है को देखने की वजह से ऑनरशिप की वेल्थ को मैक्सिमम किया जाए, उसको नज़रअंदाज कर देती है ताकि वो जैसा हमने कहा, मैनेजर आल्सो कंसर्न विद वेल्थ, वो अपने जो है पर्सनल वेल्थ के साथ कंसर्न होते हैं कि मेरी चीज़ें जो हैं, मेरी सिक्योरिटी बढ़े, मेरा लाइफ स्टाइल अच्छा हो, मुझे बेनिफिट मिले। इस कश्मकश के अंदर वो क्या करते हैं, अपने जो है ऑनर्स की जो होते हैं मेन गोल होता है जिसको मैक्सिमम होता है और अपने काम। तो अगर आप